हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम गेट लाइफ साइंस ईयर 2022 से रिलेटेड जो हमारा बायोकेमिस्ट्री सेक्शन है उसको हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। और जो हमारा ईयर 2022 का गेट लाइफ साइंस का जो हमारा बॉटनी सेक्शन है वो हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो अगर उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ से उस वीडियो के थ्रू अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा बायोकेमिस्ट्री सेक्शन है जिसके अंदर हमें आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द इम्यून सेल लिस्टेड बिलो आर ए ग्रेनुलर। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट इम्यून सेल्स हमें प्रोवाइडेड है और उसमें से हमें उन सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो हमारे कैसे हो ए ग्रेनुलर। अगर हम यहाँ पे ए ग्रेनुलर इम्यून सेल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे कौन कौन से आएंगे, उसके अंदर हमारे यहाँ पे आते हैं जो हमारे टी सेल्स होंगे, ठीक है, जो हमारे बी सेल्स होते हैं, उसके अलावा जो हमारे लिम्फोसाइट्स होंगे, ठीक है, और जो हमारे मोनोसाइट्स होते हैं, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, जो हमारे ए ग्रेनुलर होंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में से देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या प्रोवाइडेड है, ईओसिनोफिल्स, ठीक है। और जो हमारे ईओसिनोफिल्स होते हैं ये हमारे किसके अंदर आते हैं, ये हमारे आएंगे ग्रेनुलर्स के अंदर, ये हमारे क्या होंगे, ग्रेनुलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है मेस्ट सेल, और जो मेस्ट सेल होते हैं ये भी हमारे कैसे होते हैं, ग्रेनुलर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है मोनोसाइट, और मोनोसाइट के लिए हमने क्या बताया, ये हमारा ए ग्रेनुलर के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है टी सेल, और टी सेल भी हमारे यहाँ पे किसके अंदर आएंगे, ए ग्रेनुलर के अंदर, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे आर और एस ये दोनों ही हमारे किसके अंदर आएंगे, ये हमारे हो जाएंगे यहाँ पे ए ग्रेनुलर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में से देखते हैं तो फर्स्ट में यहाँ पे पी क्यू इनकरेक्ट, क्यू आर इनकरेक्ट, आर एस हमारे यहाँ पे करेक्ट होंगे, तो यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है एस पी, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, which one of the following enzyme is located in the outer mitochondrial membrane। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट एंजाइम प्रोवाइडेड है और उसमें से यहाँ पे हमें उन एंजाइम को सिलेक्ट करना है जो कि हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कैसे होती है, डबल लेयर होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर हमें बताना है कि जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है यहाँ पे, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे जो हमें गिवन यहाँ पे ऑप्शन है उसमें से हमारा कौन सा एंजाइम आउटर मेम्ब्रेन के अंदर हमारा प्रेजेंट होगा। तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड है, सीट्रेट सिंथेज। जो हमारा सीट्रेट सिंथेज होता है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। और ये हमारा एंजाइम किसके अंदर यूज होता है, जो हमारा कैल्विन साइकिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है फ्यूमरेज। जो फ्यूमरेज होता है ये हमें दो लोकेशन पे देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस की अगर हम यहाँ पे बात करें यानी कि हायर अमाउंट में ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी हमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन उसके अलावा ये हमें साइटोप्लाज्म के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है मोनोमीन ऑक्साइडेज, और जो हमारा मोनोमीन ऑक्साइडेज होता है ये हमारा कहाँ पे हमें मिलता है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर, तो यानी कि यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए तो उसके अंदर हमें मोनोमाइन ऑक्साइडेज तो हमें देखने को मिलेगा ही, उसके अलावा जो हमारे डिफरेंट और भी यहाँ पे हमारे एंजाइम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा होगा काई न्यूरेनिन, न्यूरेनिन ऑक्साइडेज, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है साइटोक्रोम सी ऑक्साइडेज, सॉरी रिडक्टेज आएगा यहाँ पे, ऑक्साइडेज नहीं होगा ये, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लाइगेज। तो ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम होते हैं जो कि हमारे कहाँ पे होंगे, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो इसके अलावा आपको ये एंजाइम भी यहाँ पे याद में रखने हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था वो हमारा कौन सा था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए पॉलीमरेज 3 ऑफ ई कोलाई इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है और उसमें से यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, किसके लिए, डीएनए पॉलीमरेज 3 के लिए। तो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, इट कैटलाइजेस द निक ट्रांसलेशन।
तो यही हमारा यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है उसके लिए हमारा यहाँ पे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो नेक्स्ट ट्रांसलेशन होगी उसको ये यहाँ पे कैटलाइज नहीं कर पाता, ठीक है। तो यानी कि ये तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया, और इनकरेक्ट को यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना था, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे गिवन है इट्स सब्सटेंस इज लीथल टू इकोलाई, बिल्कुल होगा, क्योंकि इकोलाई के अंदर जो हमारा मेजर पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो हमारा कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो अगर यही नहीं होगा तो वहाँ पे हमारी जो पॉलीमराइजेशन है, डीएनए पॉलीमराइजेशन या फिर जो रेप्लिकेशन है वो हमारी वहाँ पे नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इकोलाई के लिए लीथल होगी, तो ये तो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इट्स सिंथेसिस ए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड यूजिंग ए सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है इट पोसेस 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होता है, क्योंकि जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास वो कौन सी होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है वो हमारी कौन सी होती है, पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है। तो यानी कि जो डी स्टेटमेंट है वो भी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, जबकि हमें किसको सिलेक्ट करना था, नॉट करेक्ट, जो कि हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए ट्रांसलेशन इनिबिटर। यहाँ पे हमें डिफरेंट कंपाउंड प्रोवाइडेड है और उसमें से यहाँ पे हमें उस कंपाउंड को सिलेक्ट करना है जो कि हमारी ट्रांसलेशन को इनिबिट नहीं करेगा, ठीक है। तो एक एक करके हम इनके बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा है, क्लोरामफेनिकोल। जो हमारा यहाँ पे क्लोरामफेनिकोल होता है वो हमारा क्या करता है, ये हमारा ट्रांसलेशन को ही इनिबिट करेगा, ठीक है। यानी कि ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। और अगर हम यहाँ पे ट्रांसलेशन इनिबिशन की लिए बात करते हैं इसके लिए, तो ये हमारा ट्रांसलेशन इनिबिशन कहाँ पे करेगा, ये हमारा करता है प्रोकार्योट्स के अंदर, ठीक है। और प्रोकार्योट्स के अंदर भी जो इसकी टारगेट जो यहाँ पे पोजीशन होती है, किस टारगेट पे ये जाके हमारे यहाँ पे बाइंड करता है, तो ये हमारा टारगेट कौन सा होगा इसका, जो 50s राइबोसोमल यूनिट होगी। 50s राइबोसोमल यूनिट के पास जो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज सेंटर जो होता है वहां पे जाके क्या करता है, बाइंड करेगा, ठीक है। और बाइंड करके वहां पे क्या करेगा, प्रोकार्योट्स के अंदर ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनिबिट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है साइक्लोहेक्सिमिड। जो हमारा साइक्लोहेक्सिमिड होता है ये भी हमारा क्या करता है, ट्रांसलेशन को इनिबिट करेगा, ट्रांसलेशन इनहिबिशन, ठीक है। और ये किस तरीके से इनिबिट करता है, ये हमारा इनिबिट करेगा यूकार्योट्स के अंदर, ठीक है। और यूकार्योट्स के अंदर भी ये कैसे करेगा, ये हमारा जाके बाइंड करता है किसके पास, जो हमारे यहाँ पे 60s जो हमारी राइबोसोमल यूनिट होगी। और 60s राइबोसोमल यूनिट के अंदर जो हमारी पेप्टिडाइल, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लोरामफेनिकोल के लिए बताया था ना, सिमिलर वैसे ही हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज सेंटर के ऊपर जाके हमारा बाइंड कर लेता है और वहां पे जाके क्या करेगा, ट्रांसलेशन को इनिबिट करता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है प्यूरोमाइसिन, और ये तो हमारा मेजर ट्रांसलेशन इनिबिटर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा यूकार्योट्स और प्रोकार्योट्स दोनों ही केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन को इनिबिट करेगा, ट्रांसलेशन इनिबिशन, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये किस तरीके से इनिबिट करता है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा प्यूरोमाइसिन होता है ना, ये हमारा एक टीआरएनए अमीनो एसिड टीआरएनए, यानी कि जब टीआरएनए के साथ हमारा एक अमीनो एसिड यहाँ पे बाइंड हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड टीआरएनए। तो जो हमारा प्यूरोमाइसिन होता है ये हमारा क्या करता है, ये हमारा एक अमीनो एसिड टीआरएनए मिमिक की तरह काम करेगा, ठीक है। अब उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा यहाँ पे जैसे कि हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रही है, तो उसके अंदर ये क्या करता है, ये हमारा ए साइट के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा। वहां पे बाइंड करके क्या करेगा, जितने भी हमारे यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो क्या हो जाएगी, इस प्यूरोमाइसिन के पास ट्रांसफर हो जाएगी। ए साइट के ऊपर हमारा जो भी यहाँ पे अमीनो एसिड टीआरएनए होता है उसके पास हमारा क्या हो जाता है, ये हमारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी ये हमारी ट्रांसफर हो जाती है। और जैसे इसके ऊपर ये ट्रांसफर होती है ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा निकल जाएगा। तो इसके निकलने की वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस चलनी चाहिए थी वो हमारी क्या हो जाएगी, इमैच्योर चेन टर्मिनेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, इमैच्योर ट्रांसलेशन बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन इनहिबिशन या फिर टर्मिनेशन, सॉरी, इमैच्योर ट्रांसलेशन टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये हमारा किसकी वजह से होगा, प्यूरोमाइसिन की वजह से, और ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, ट्रांसलेशन इनिबिटर के अंदर, ठीक है। यानी कि जो ए बी सी तीनों ही हमारे ऑप्शन किसके अंदर आएंगे, ट्रांसलेशन इनिबिटर के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है रिम्फामाइसिन। जो रिम्फामाइसिन होता है ये एक्चुअल में हमारा क्या करता है, ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन को इनिबिट करेगा,
ये किसको करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन भी किसके अंदर, प्रोकार्योट्स के अंदर। यूकार्योट्स के अंदर ये इनहिबिट नहीं कर पाता। ये क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि जो प्रोकार्योट्स होते हैं इनके अंदर जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होगा, आरएनए पॉलीमरेज के पास जो बीटा सब यूनिट होती है, जो हमारा रिम्फामाइसिन होगा, ये हमारा क्या करता है, प्रोकार्योट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज की बीटा सब यूनिट के ऊपर जाके बाइंड करके इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। इसको ये इनहिबिट करेगा तो इससे क्या होगा, जो प्रोकार्योट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो वहां पे इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारा सिर्फ प्रोकार्योट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर पाता है, यूकार्योट्स के अंदर ये इनहिबिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब क्योंकि जो हमारा रिम्फामाइसिन है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है ट्रांसक्रिप्शनल इनहिबिटर। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर। जबकि हमें यहाँ पे क्या बताना था, हमें बताना था कि इनमें से कौन सा हमारा ट्रांसलेशन इनहिबिटर नहीं होगा। तो ये तो हमारा ट्रांसलेशन को तो इनहिबिट कर नहीं रहा है, ये तो किसको कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को कर रहा है। तो यानी कि यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए डाई वाज अलाउड टू अंडरगो माइग्रेशन ऑन ए क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूजिंग ए solvent. The dye and the solvent front migrate 5 and 20 centimeter respectively from the point of origin. The retention factor rounded off to place of decimal for the dye is. अब यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर हमने यहाँ पे एक डाई को माइग्रेट करवाया। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर हो जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एक हम ओरिजिन साइट को लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओरिजिन हो गया, और इससे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक डाई को माइग्रेट करवाया। ठीक है, जो हमारी डाई है वो हमारी माइग्रेट करी यहाँ पे, और ये कितने सेंटीमीटर तक हमारे यहाँ पे माइग्रेट की है, 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमारे कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया इसने, 5 सेंटीमीटर इसने ट्रेवल किया। तो ये तो हमारा डाई के लिए हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सोलवेंट भी है। ठीक है, जिसकी हेल्प से, जैसे कि ये हमारा जो पेपर है ये हमने किसी सोलवेंट के अंदर रखा हुआ है, तो सोलवेंट भी हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा मूव करेगा। तो ये हमारा जब मूव कर रहा है तो ये हमारा कितना टाइम, कितने डिस्टेंस तक ये मूव किया, ये हमारा यहाँ पे मूव किया 20 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, सोलवेंट का डिस्टेंस। तो हमें यहाँ पे बताना क्या है, हमें यहाँ पे डाई के लिए जो हमारा डिटेंशन फैक्टर होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर हमें कोई इस टाइप का हमें क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर हमें कोई हमारा कंपाउंड है उसका रिटेंशन फैक्टर हमें यहाँ पे बताना हो, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा कि जितना भी डिस्टेंस हमारा जो कंपाउंड है, जैसे कि यहाँ पे हमारा डाई ने जितना भी डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो हमारा सोलवेंट है उसने जितना यहाँ पे डिस्टेंस को कवर किया। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, डाई ने 5 सेंटीमीटर और सोलवेंट ने 20 सेंटीमीटर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 0.25। ठीक है, तो जो यहाँ पे रिटेंशन फैक्टर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 0.25। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.25। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द pKa वैल्यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड विद ए नॉन आयनाइजेबल साइड चेन आर 2.17 and 9.13 respectively. The isoelectric point rounded off to 2 places of decimal of this amino acid is. अब यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा कोई एक अमीनो एसिड हो गया। अमीनो एसिड के अंदर हमने जैसे बताया था कि यहाँ पे हमारे क्या होता है, एक तरफ हमारे यहाँ पे अमीनो टर्मिनस होगा और एक तरफ हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक टर्मिनस होगा, और उसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक हमारी साइड चेन होगी, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा यहाँ पे अमीनो टर्मिनस है और जो हमारा कार्बोक्सिलिक टर्मिनस है, इनकी हमारी कुछ स्पेसिफिक पीके वैल्यू होती है। ठीक है, जिनके ऊपर ये क्या होते हैं, ये प्रोटॉन को रिलीज करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एंड है, ठीक है, उसकी जो यहाँ पे पीके वैल्यू है वो हमें कितने गिवन है, यहाँ पे 2.17। ये हमारा कितना हो गया, 2.17। और जो हमारा यहाँ पे अमीनो टर्मिनस है उसकी जो पीके वैल्यू है वो हमारे कितनी है, यहाँ पे 9.13। ये हमारे यहाँ पे हो गया 9.13। अब फर्दर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो हमारा अमीनो एसिड है उसके अंदर जो साइड चेन है वो हमारी कैसी है, नॉन आयनाइजेबल। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी ये साइड चेन है ये हमारी प्रोटॉन को ना ही तो एक्सेप्ट कर सकता और ना ही ये प्रोटॉन को गेन कर रिलीज कर सकता है। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी हमारे यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि इसके पास कोई भी हमारे यहाँ पे पीके वैल्यू नहीं होगी। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें पूछा क्या हुआ है, यहाँ पे हमें इस अमीनो एसिड के लिए जो हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा, जो इसकी पीआई वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो अगर हमें कोई इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर हमारा कोई अमीनो एसिड है और उसके अंदर सिर्फ हमारा जो कार्बोक्सिलिक और जो अमीनो टर्मिनस है सिर्फ उसी की पी की वैल्यू में यहाँ पे गिवन हो, और जो साइड चेन हो वो हमारी नॉन आयनाइजेबल हो, तो उसके अंदर अगर हमें पी आई वैल्यू या फिर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को अगर कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ये दोनों पी के वैल्यू है
उन दोनों को हमें ऐड करके उसको 2 से डिवाइड, यानी कि इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, मीन या फिर एवरेज में वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2.17 डिवाइडेड बाई, ये हमारा 7 है, ठीक है, 9.13 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 11.30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 6.65, ठीक है, सॉरी 5 पॉइंट आएगा ये हमारा कितना हो जाएगा 5.65, ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, इसके लिए हमारा पी आई पॉइंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5.65, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट एसिमिलेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन द कैल्विन साइकिल। तो यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि जो हमारा कैल्विन साइकिल होता है, कैल्विन साइकिल के अंदर जब हमारा एक CO2 मॉलिक्यूल हमारा कंप्लीटली एसिमिलेट होता है, तो उसके अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ एटीपी हमारे यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे, कितने एटीपी की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो अगर हम कैल्विन साइकिल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है कि जब हमारा एक CO2 मॉलिक्यूल हमारा कंप्लीटली एसिमिलेट होता है, तो उसके लिए हमारा क्या होगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, इनकी हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो एटीपी मॉलिक्यूल आएंगे वे हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द एब्जॉर्बेंस ऑफ ए 5 into 10⁻⁻⁴ मोलर सॉल्यूशन ऑफ टायरोसिन एट 280 नैनोमीटर वेवलेंथ इज 0.75। यहाँ पे हमारी एब्जॉर्बेंस क्या दी हुई है, यहाँ पे हमारी एब्जॉर्बेंस है 0.75, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो कंसंट्रेशन दी हुई है वो हमारी कितनी है 5 into, कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाती है हमारी टायरोसिन सॉल्यूशन की कितनी हो जाएगी, ये हमारी है 5 into 10⁻⁻⁴ मोलर, ठीक है। उसके आगे इन्होंने क्या बोला है, द पाथ लेंथ ऑफ द क्यूवेट इज 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेल जो लेंथ है वो हमारी कितनी प्रोवाइडेड है 1 सेंटीमीटर हो गई। द मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एट द गिवन वेवलेंथ इन मोलर -1 सेंटीमीटर -1 करेक्ट टू द इंटीजर नियरेस्ट इंटीजर इज। और यहाँ पे हमें बतानी क्या है, यहाँ पे हमें बतानी है जो हमारी मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है। तो जो हमारा एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा होता है ECl, और यहाँ पे E हमारा क्या होता है, जो हमारा मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा, और यही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। तो हमें कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी, एब्जॉर्बेंस सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो एब्जॉर्बेंस हमारी यहाँ पे कितनी है 0.75। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की लिए बात करें तो ये हमारी कितनी है यहाँ पे 5 into 10⁻⁴, और जो यहाँ पे लेंथ है वो हमारी कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें इस इक्वेशन को सोल्व करके चलना है। तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 0.75 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारा 5 into 10⁻⁻⁴ है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 0.05 into 10⁻² हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है -4। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा 15 पे यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। ये अगर हम यहाँ पे इसके लिए बात करें तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा +2 है, ये हमारा -4, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है -2, तो ये हमारा ऊपर जाके ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि ये हमारा कितना हो जाता है 1500। तो यहाँ पे जो हमारी मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, फिलामेंटस फोटोसिंथेसिस एल्गी वर प्लेस्ड ऑन ए माइक्रोस्कोपिक स्लाइड एंड द इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर एज इलस्ट्रेटेड। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारी एक स्लाइड है जिसको हमने क्या किया हुआ है, एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है ये, ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम यहाँ पे विजुअलाइज कर रहे हैं। और इसके अंदर यहाँ पे क्या है कि इसके डिफरेंट पोर्शन के ऊपर यहाँ पे हमने डिफरेंट कलर की लाइट को यहाँ पे इसके ऊपर एमिट किया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने ब्लू लाइट को, ग्रीन को, येलो को और रेड लाइट को यहाँ पे इसके ऊपर एलिमिनेट किया है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला हुआ है, द बैक्टीरिया दैट आर नोन टू माइग्रेट टुवर्ड द रीजन ऑफ हाई O2 लेवल आल्सो एडेड यूनिफॉर्मली ऑन द स्लाइड। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने हमारे उन बैक्टीरिया को यहाँ पे इसके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो कि हमारे किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या फिर माइग्रेट करते हैं, हाई ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उन बैक्टीरिया को ऐड किया है
जो कि हमारे क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, माइग्रेटेड किसकी तरफ, टुवर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इलस्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरिया अलोंग द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड आफ्टर इल्यूमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमें जो ये बैक्टीरिया थे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए थे, हमने क्या बताया था, वो हमारे माइग्रेट करेंगे कहाँ पे, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कुछ टाइम के बाद ये जो हमारे ऑक्सीजन की तरफ यहाँ पे माइग्रेट कर रहे थे, ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ हमें प्रोवाइडेड है, उसमें से यहाँ पे हमें करेक्ट ग्राफ को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस कंडीशन को देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे हमने एल्गी को, जो फोटोसिंथेटिक एल्गी है, उनको अब यहाँ पे हमने रखा हुआ है, ये हमारे यहाँ पे फिलामेंटस फोटोसिंथेटिक एल्गी हो जाती है। ठीक है, और इन एल्गी के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, इनके ऊपर हमने ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड लाइट को इनके ऊपर एल्यूमिनेट किया। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी एल्गी होती है, फोटोसिंथेटिक एल्गी होगी, वो हमारी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। और फोटोसिंथेसिस की अगर यहाँ पे बात करते हैं हम, अगर हम फोटोसिंथेसिस की यहाँ पे बात करें, तो फोटोसिंथेसिस की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, वो हमारी किस लाइट के ऊपर होगी, रेड लाइट के ऊपर, ब्लू लाइट के ऊपर। ठीक है, इन दोनों लाइट्स के ऊपर जो फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी होती है, वो हमारी क्या होती है, सबसे ज्यादा होगी। और जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे इवोल्व होगी, जनरेट होगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो ग्रीन लाइट होती है, उसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी होती है, वो सबसे कम होती है। और अगर हम यहाँ पे येलो लाइट की बात करें, तो इसके अंदर भी जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी होगी, वो हमारी क्या हो जाती है, कम होगी। यानी कि रेड लाइट और ब्लू लाइट, वहां पे हमारी क्या होगी, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्लाइड की बात करें, तो यहाँ पे ब्लू लाइट है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन हमारा सबसे ज्यादा यहाँ पे इवोल्व होगा। ग्रीन लाइट है, यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन इवोल्व नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी होती है, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है येलो, येलो पे भी यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कम होगी, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी इवोल्व नहीं हो रही। और रेड के ऊपर हमारी क्या होगी, यहाँ पे भी ऑक्सीजन यहाँ इवोल्व हो रही है। ठीक है, तो यानी कि जो ब्लू लाइट है और जो यहाँ पे रेड लाइट है, उस एरिया में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इवोल्व हो रही है। और हमने क्या बताया था कि जहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन होगा, वहां पे हमारे बैक्टीरिया क्या कर जाएंगे, माइग्रेट करेंगे। तो जब हमने बैक्टीरिया को यहाँ पे इनके ऊपर यूनिफॉर्मली पहले डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो हमारे क्या करेंगे, वो हमारे मूव करेंगे किसकी तरफ, ब्लू लाइट की तरफ। यहाँ पे हमारी जो बैक्टीरिया की कंसेंट्रेशन होगी, वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और रेड लाइट की तरफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इवोल्व हो रही है। जबकि ग्रीन और येलो, यहाँ पे हमारी जो कंसेंट्रेशन होगी बैक्टीरिया की, वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप का हमारे यहाँ पे हमें ग्राफ देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें, तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, इसी के अंदर यहाँ पे हमें ब्लू लाइट और रेड लाइट, यहाँ पे हमारी कंसेंट्रेशन में क्या प्रोवाइडेड है, सबसे ज्यादा हमारी कंसेंट्रेशन यहाँ पे हमें गिवन है। तो यही हमारे यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट के लिए, तो यहाँ पे हमें ग्रीन और रेड के अंदर गिवन है, जबकि ग्रीन के अंदर तो हमारी बैक्टीरिया यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगी नहीं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ग्रीन लाइट के अंदर फिर से मैक्सिमम है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे हमें ब्लू और येलो लाइट के लिए हमें यहाँ पे बैक्टीरिया कंसंट्रेशन हाईएस्ट दी हुई है, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है, वो हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, 2 RNAs shown below were used to separately as template in an in vitro translation system which can generate protein in all possible reading frames। RNA फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, जो कि हमारा टेम्पलेट की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है जिस प्राइमर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट RNA के हमारे यहाँ पे सीक्वेंस में क्या गिवन है, 5 प्राइम AGN3 अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा 5 प्राइम है, वहां पे हमारा क्या हो गया, AG, और ये हमारा मल्टीपल नंबर्स में है, यानी कि हमारा यहाँ पे कंटिन्यू AG हमें यहाँ पे सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारा 3 प्राइम हो गया, तो ये तो हमारा कौन सा हो जाता है, जो हमारा RNA फर्स्ट हो गया। ठीक है, जो हमारा RNA सेकंड है, उसके लिए यहाँ पे हमें सीक्वेंस क्या गिवन है, यहाँ पे हमारा है 5 प्राइम, ये हमारा यहाँ पे हो गया AAGN3 प्राइम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस के लिए बात करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AAG ठीक है, 3 प्राइम। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे RNA सेकंड। ठीक है, फर्दर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, द RNA1 ट्रांसलेटेड प्रोडक्ट कंटेन arginine and glutamic acid, the RNA2 translated product contained arginine, glutamic acid and lysine।
यहाँ से जो हमारा आरएनए फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बने हैं वो हमारे कौन से है, आर्जिनिन है और ग्लूटामिक एसिड है। और आरएनए 2 से हमारे जो प्रोडक्ट बने हैं वो हमारे कौन से है, आर्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड और लाइसिन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसके बेस पे क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडोन डायरेक्ट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्जिनिन। यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा आर्जिनिन होगा इसके लिए हमारा कौन सा कोडोन यहाँ पे हमारा काम कर रहा है, कौन सा कोड हमारा यहाँ पे आर्जिनिन को स्पेसिफाई करेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे यहाँ पे आरएनए फर्स्ट है, ठीक है, इन्होंने देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच कैन जनरेट प्रोटीन्स इन ऑल पॉसिबल रीडिंग फ्रेम। जैसे भी हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे रीडिंग फ्रेम बन सकते हैं, ठीक है, उसी की हमारे क्या हो रहे हैं यहाँ पे, उन्हीं की हम यहाँ पे बात करेंगे सबकी। ठीक है, हर एक हमारा जो रीडिंग फ्रेम होगा यहाँ पे, यानी कि जिस जो भी हमारे यहाँ पे पॉसिबल जो जेनेटिक कोडोन होगा, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन उसकी हो रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें आरएनए फर्स्ट के लिए, तो यहाँ पे हमारा जो जेनेटिक कोडोन है हमारे यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हमारे यहाँ पे एजीए हो सकता है, ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, जीएजी हो सकता है, क्योंकि एक जो हमारा जेनेटिक कोडोन है उसके अंदर हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 3 ही न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। तो यानी कि फर्स्ट तो हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा एजीए, नेक्स्ट हमारा कौन सा हो सकता है, जीएजी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट के लिए बात करते हैं तो फिर से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एजीए आ जाएगा। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो टोटल मैक्सिमम जेनेटिक कोडोन हो सकते हैं फर्स्ट के अंदर, वो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, एजीए और हमारे यहाँ पे हो सकता है जीएजी। ये तो हमारा किसके लिए हो गया, जो आरएनए फर्स्ट था। सेकंड के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से जेनेटिक कोडोन है हमारे यहाँ पे पॉसिबल है, फर्स्ट हमारे यहाँ पे है ए जी हो गया, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है ए जी ए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा हो सकता है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हो सकता है जी ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे सिर्फ ये 3 ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट को लेके चले, जैसे कि ए जी हो गया हमारा, ए जी ए हो गया, जी ए हो गया, अब अगर हम फिर से यहाँ पे लेके चले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए जी, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है। अब फर्दर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है अब आगे, कि जो हमारे यहाँ पे जेनेटिक कोडोन थे, जैसे कि आरएनए फर्स्ट से जो हमारे यहाँ पे जेनेटिक कोडोन बन रहे हैं वो हमारे कौन कौन से है, एजीए हो गया और एक हमारे यहाँ पे जीएजी है। और इन दोनों से हमारे हमें नहीं पता कि कौन सा हमारे यहाँ पे जेनेटिक कोडोन किसके लिए है, लेकिन इनसे जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड कोड हो रहे हैं वे हमारे कौन से है, आर्जिनिन है और ग्लूटामिक एसिड है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों में से हमारा एक जो हमारा यहाँ पे कोडोन होगा, ठीक है, वो हमारा किसके लिए होगा, आर्जिनिन के लिए होगा, जो कि हमें यहाँ पे बताना भी है। हमें यहाँ पे किसके लिए बताना था, आर्जिनिन के लिए बताना है। तो यानी कि इन दोनों में से हमारा एक कोडोन तो यहाँ पे जरूर किसके लिए होगा, आर्जिनिन के लिए होगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे आरएनए 2 के लिए बात करें तो आरएनए 2 से हमारे यहाँ पे टोटल 3 टाइप के जेनेटिक कोडोन हमारे यहाँ पे बन रहे थे, और इनसे हमारे जो अमीनो एसिड कोड हो रहे थे वे हमारे कौन कौन से थे, आर्जिनिन था, उसके अलावा हमारे यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड था और एक हमारे यहाँ पे लाइसिन था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इन वाले जेनेटिक कोडोन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हमें यहाँ पे फिर से स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा हमारा यहाँ पे जो जेनेटिक कोडोन है वो हमारा किस अमीनो एसिड को यहाँ पे कोड कर रहा है। लेकिन हमने क्या बताया था फर्स्ट के बेसिस पे कि एजीए और जीएजी इनमें से एक जरूर हमारा यहाँ पे आर्जिनिन के लिए कोड कर रहा है, और यहाँ पे भी हमें आर्जिनिन देखने मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारा कोई ऐसा अमीनो एसिड होगा, कोई हमारा ऐसा यहाँ पे जेनेटिक कोडोन होगा जो कि हमारा दोनों के अंदर यहाँ पे मैच हो जाए, तो वो हमारा किसके लिए हो जाएगा, आर्जिनिन के लिए होगा। जैसे कि यहाँ पे हमें एजीए देखने को मिल रहा है, सपोज करके चलते हैं कि एजीए हमारा यहाँ पे क्या है, आर्जिनिन के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमारा एजीए प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा एजी है ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, आर्जिनिन के लिए। यहाँ पे भी प्रेजेंट था, यहाँ पे आर्जिनिन था, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आर्जिनिन है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जीएजी के लिए बात करते हैं तो जीएजी हमारा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये हमारा एजी है, ये हमारा जीए है, जीएजी तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जबकि एजीए प्रेजेंट था, तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, आर्जिनिन के लिए। यानी कि जो आर्जिनिन के लिए जेनेटिक कोडोन होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, एजीए, और इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंडोजेनस सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन आर करेक्ट। यहाँ पे ये हमारा आर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो इंसुलिन की बायोसिंथेसिस होती है उसके लिए यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है, और उसमें से यहाँ पे हमें करेक्ट जो हमारी स्टेटमेंट्स होंगी उनको यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें पी स्टेटमेंट के लिए, तो यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइडेड है, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्री प्रो इंसुलिन। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे जो सिंथेसिस होता है वो हमारा क्या होता है, प्री प्रो इंसुलिन ही होगा, और उससे हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्रो इंसुलिन की सिंथेसिस होगी। ठीक है, यहाँ से हमें क्या बनेगा, प्रो इंसुलिन बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारा इंसुलिन है वो हमारा किसकी फॉर्म में यहाँ पे सिंथेसिस होता है, प्री प्रो इंसुलिन। तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है यहाँ पे प्री प्रो इंसुलिन इज कन्वर्टेड इनटू प्रो इंसुलिन, ये हमने यहाँ पे बताया प्री प्रो इंसुलिन हमारा क्या होगा, प्रो इंसुलिन के अंदर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे है सिंगल साइट क्लीवेज ऑफ प्रो इंसुलिन एलिमिनेट सी चैन, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि सिंगल साइट क्लीवेज यानी कि एक ही जगह पे जब हमारे यहाँ पे क्लीवेज होती है तो उससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा प्रो इंसुलिन है उससे हमारी सी चैन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्रो इंसुलिन के लिए बात करते हैं तो प्रो इंसुलिन से यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे सी चेन है, सी चेन हमारे यहाँ पे कौन से हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे सी पेप्टाइड है, ठीक है। जैसे कि जो हमारी ये वाला जो रीजन यहाँ पे इन्होंने बोला है ना, ये जो हमारे यहाँ पे रीजन है, ठीक है, इस रीजन को इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे सी चैन, ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं सी पेप्टाइड इसको बोल सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है इसके लिए कि जो हमारे यहाँ पे सी चैन है उसको क्लीव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, सिंगल साइड पे हमारी यहाँ पे क्लीवेज हो रही है, जबकि जो हमारी सी चैन है इसको एलिमिनेट करने के लिए, कट करने के लिए यहाँ पे हमारी दो जगह पे हमारी यहाँ पे क्लीवेज होगी, एक तो इस पोजिशन पे एक यहाँ पे, तभी तो ये हमारे यहाँ से निकल पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी डबल साइड के ऊपर क्लीवेज होगी, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है मैच्योर इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ डाइसल्फाइड लिंक्ड ए एंड बी चैन, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो हमारा मैच्योर इंसुलिन होता है उसके अंदर हमारी यहाँ पे दो हमारी चेन्स होगी जो कि हमारी एक दूसरे से क्या होती है डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू हमारी यहाँ पे बाउंडेड रहेगी, ठीक है, लिंक्ड रहेगी। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे क्या हो जाती है, ये हमारी ए चैन, ये हमारी बी चैन, और ये दो जो दोनों हमारी यहाँ पे चैन्स होगी ये हमारी किससे यहाँ पे एक दूसरे से लिंक रहती है, डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू। ये हमारे यहाँ पे क्या है डाइसल्फाइड लिंकेज, ये जैसे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे पी क्यू एस, पी क्यू एंड एस, ये तीनों हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। तो इसी के बेसिस पे जो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे हमें पी क्यू आर इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्राडायोल, तो ये तो हमारा एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है कि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है उसको एस्ट्राडायोल के अंदर हमारा कौन कन्वर्ट करता है, जो हमारा एरोमेटेज होगा, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ 6 हिस्टिडीन टैग्ड प्रोटीन यूजिंग NiNTA, निकल एनटीए कोलम इज एन एग्जांपल ऑफ, जो हमारा हिस्टिडीन है और जो हमारे यहाँ पे NiNTA यानी कि निकल एनटीए जो हमारे यहाँ पे कॉलम है, तो इसकी हेल्प से यानी कि जो हमारा निकल एनटीए की हेल्प से अगर हम यहाँ पे प्योरिफिकेशन कर रहे हैं किसकी, हिस्टिडीन टैग प्रोटीन्स की, ठीक है, तो वो हमारा किसका एग्जाम्पल होता है। तो जैसे कि हमने जब क्रोमेटोग्राफी को हमारे लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया था, जो हमारे स्पेशल लेक्चर थे, तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो हमारा हिस्टिडीन होता है, ठीक है, इसकी जो यहाँ पे एफिनिटी होती है वो किसके साथ होती है, निकिल के साथ, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हमारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर हमारे यहाँ पे क्या काम कर रहा है, हमारे यहाँ पे एफिनिटी इन दोनों के बीच की हमारी काम कर रही है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमने इसको क्या बोला था, ये हमारी होती है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। बस इतना ही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट हैव ए बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा MSQ टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे हमारे मल्टीपल ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि किस ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हमारी बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है सेलुलोज, जो हमारा सेलुलोज होता है इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे ग्लूकोज मोनोमर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ग्लूकोज मोनोमर के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमें देखने को मिलती है। तो यानी कि यहाँ पे तो हमारी बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमारी प्रेजेंट हो गई। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है काइटिन, काइटिन के अंदर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन, सॉरी ग्लूकोज हमारा जो होता है इसकी हमारी यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हमारी लिंकेज होगी एन एसिटाइल ग्लूकोज की लिंकेज होती है यहाँ पे, और कौन सी लिंकेज होगी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो यहाँ पे भी हमारी ये प्रेजेंट हो गई। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है लैक्टोज, लैक्टोज में हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये हमारा एक जो हमारा डाइसेक्राइड है, और इस डाइसेक्राइड के अंदर हमारे जो यहाँ पे जो मोनोमेरिक यूनिट होगी वो हमारी कौन कौन सी होती है, इसके अंदर हमारा यहाँ पे होगा ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, ठीक है। ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के बीच में जो हमारा यहाँ पे बॉन्ड होता है वो हमारा कौन सा यहाँ पे बॉन्ड होगा, ये हमारा बॉन्ड होता है बीटा 1,4
ग्लाइकोसाइडिक लीकेज। तो यहाँ पे भी हमारी यही वाला बॉन्ड हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। लास्ट हमारे यहाँ पे है माल्टोज। माल्टोज में हमारा क्या होता है, ये भी हमारा एक डाइसेक्राइड है जिसके अंदर हमारे दो ग्लूकोज यूनिट हमारी एक दूसरे से बाउंड होती है, किससे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। तो यानी कि हमारे यहाँ पे माल्टोज के अंदर हमारा बीटा 1,4 ना होके हमारी कौन सी यहाँ पे लिंकेज होती है, अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। यहाँ पे मैं बताना क्या था कि कौन से के अंदर हमारे यहाँ पे बीटा 1,4 लिंकेज हमारी प्रेजेंट होगी, तो वो किस किस के अंदर होती है, ए, बी और सी तीनों के अंदर। ठीक है, डी के अंदर यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इम्यूनोग्लोबिन ए इज और आर करेक्ट। ये भी हमारा कैसा हो जाता है, एक एमएसक्यू टाइप का हमारा क्वेश्चन है जिसमें से यहाँ पे हमें जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होती है उसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके चलना है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे हमें गिवन है इट इज सिक्रेटेड इनटू द कोलोस्ट्रम। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा IgA होता है इसकी जो मैक्सिमम जो अमाउंट हमें देखने को मिलती है वो हमारे किसके अंदर होती है, कोलोस्ट्रम के अंदर ही होगी। तो ये तो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है इट इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल वाया ट्रांससाइटोसिस। तो ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि जो हमारा IgA होता है वो हमारा सेल को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेगा, सेल के थ्रू हमारा किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांससाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। ये हमारी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा मॉलिक्यूल है, जैसे कि हमारे यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन ए हो जाता है, ये जो मॉलिक्यूल है वे हमारे किसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वेसिकल फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है सी स्टेटमेंट। इसमें क्या है, इट्स सिक्रीशन इज फैसिलिटेटेड बाय पॉली IG रिसेप्टर। ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि जो हमारा IgA और जो हमारा IgM होता है उनकी जो यहाँ पे सिक्रीशन होती है वो हमारे किसके थ्रू होती है, पॉली IG रिसेप्टर के थ्रू। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है इट इज प्राइमरली एग्जिस्टेड एज डायमेरिक फॉर्म इन सीरम। यहाँ पे मैं क्या बोला हुआ है कि जो हमारा IgA है वो हमारा डायमेरिक फॉर्म में होता है किसके अंदर, सीरम के अंदर। लेकिन ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा IgA है, ठीक है, ये हमें दो फॉर्म्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। वैसे तो ये हमें मोनोमेरिक फॉर्म में भी देखने को मिलेगा और ये हमें डायमेरिक फॉर्म में भी देखने को मिलता है। जो हमारी मोनोमेरिक फॉर्म होती है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलेगी सीरम के अंदर। और जो डायमेरिक फॉर्म होती है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलेगी सलाइवा के अंदर, ठीक है, टीयर्स के अंदर, उसके अलावा कोलोस्ट्रम के अंदर। जो हमने अभी शुरू में बताया था ना, कोलोस्ट्रम के अंदर ये हमारा प्रेजेंट होता है, तो कोलोस्ट्रम के अंदर होगा। ठीक है, उसके अलावा म्यूकस के अंदर और उसके अलावा स्वीट के अंदर। ठीक है, इन केसेस के अंदर ये हमें किस फॉर्म में देखने को मिलेगा, डायमेरिक फॉर्म में। और सीरम के अंदर ये हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है, मोनोमेरिक फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इट्स प्राइमरली एग्जिस्ट एज ए डाइमर इन सीरम, जबकि सीरम के अंदर तो ये हमारा कैसा था, मोनोमेरिक फॉर्म में था। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताने कौन से थे, करेक्ट वाले बताने थे। तो यानी कि जो हमारा A, B और C फिर से हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट में आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट टू पाइरुवेट एंड ATP सिंथेसिस आर शोन बिलो। अब यहाँ पे हमें दो अलग अलग प्रोसेस के लिए यहाँ पे हमें फ्री एनर्जी गिवन है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी PP प्लस H2O। जब हमारे यहाँ पे पाइरुवेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर हमारे यहाँ पे कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे हमारी जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होगी वो हमारे यहाँ पे कितनी हो जाती है, -61.9 किलो जूल पर मोल। जब हमारे यहाँ पे ADP हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ हमारे यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो उस टाइम पे हमारा जो ATP और H2 यानी कि वाटर की जब सिंथेसिस होगी, तो वहाँ पे हमारी जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होती है वो हमारी कितनी होगी, 30.5 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, द स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ PP, ADP, पाइरुवेट एंड ATP आर 25, 25, 50 एंड 50 मिलीमोलर रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज 8.315 जूल मोल पर किलो पर कोल। और आगे इन्होंने क्या बोला हुआ है, द एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज इन किलो जूल पर मोल फॉर द रिएक्शन PEP प्लस ADP पाइरुवेट प्लस ATP कैरिड आउट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। अब यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली में बोला क्या हुआ है कि जब हमारा यहाँ पे PEP हमारा ADP के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके पाइरुवेट और ATP की फॉर्मेशन करेगा, तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे फ्री एनर्जी चेंज होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। अब इन्होंने यहाँ पे सेपरेटली इन रिएक्शन के लिए जो हमारी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है वो हमारे यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है, यहाँ पे हमें डेल्टा जी हमें बताना है। और डेल्टा जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी प्लस RT ln KE क्या। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होगा।
अगर हम यहाँ पे बात करें डेल्टा जी के लिए, तो डेल्टा जी हमारा यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमें अलग अलग प्रोसेस के लिए हमारा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हमें गिवन है। फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे रिएक्शन है उसके लिए हमारी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कितनी है, -61.9, और सेकंड रिएक्शन के लिए जो हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है वो हमारी कितनी है, 30.5। इनको हमें सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जब हमने यहाँ पे इनको ऐड किया तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे होगा -31.4। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, जो हमारी डेल्टा जी यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी थी। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, -31.4। उसके साथ हमारे यहाँ पे क्या है, एक हमारे यहाँ पे हमें गिवन है RT ln KE। यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हम वैल्यू निकालते हैं हमारी जो RT ln KE है इसकी। तो R हमारे यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट की हमारी यहाँ पे वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 8.315। ये हमारे किसके अंदर है, जूल के अंदर। ये हमें यहाँ पे चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है वो हमारे किसके अंदर है, किलो जूल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जूल के अंदर है सिंपली अभी तक। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन्होंने बोला हुआ है, तो ये हमारे केल्विन के अंदर अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 310। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा क्या है, ln KE। अब अगर हम यहाँ पे KE के लिए बात करते हैं तो KE का हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट थे। ठीक है, जो हमारे सबस्ट्रेट थे। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारे कौन कौन से है, पायरुवेट है और हमारे यहाँ पे ATP है। और पायरुवेट और ATP की जो यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन गिवन है वो हमारी कितनी है, 50 और 50 मिलीमोलर। तो ये हमारी कितनी होगी, 50 मिलीमोलर, यहाँ पे भी हमारी 50। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट है यानी कि PP और ADP है उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे हमें कितनी गिवन है, ये हमारी है 25। ये हमारे यहाँ पे हो गया 25, ये हमारा 25। तो ये हमारा क्या था, KE था। और अगर हम यहाँ पे KE की अगर हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 के साथ यहाँ पे डिवाइड, ये हमारा 2 पे यहाँ पे डिवाइड, तो ये हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो KE की हमारी जो वैल्यू आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है यहाँ पे, 4। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो ln KE हमारा कितना हुआ था, 4 हो गया था। और अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा है 8315 इंटू 310। और ln 4 की अगर हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हमारा होता है 1.39। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो जो हमारे यहाँ पे इन सब को अगर हम यहाँ पे मल्टीपल करके चल रहे हैं तो ये हमारा कितना होता है, ये हमारा होगा 3582.93। ठीक है, ये हमारा किसके अंदर है, प्लस के अंदर है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई नेगेटिव साइन अभी तक नहीं आया है। और हमने क्या बताया था कि ये हमारी किसके अंदर है, ये हमारी यहाँ पे अभी तक है जूल किलो मोल के अंदर। जूल के अंदर है ना अभी तक हमारी, जूल मोल, सॉरी, जूल पर मोल केल्विन के अंदर। ठीक है, तो ये तो हमारी क्या हुई है अभी तक, ये वाली इक्वेशन आई है। जबकि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो जूल के अंदर। जब हम इसको किलो जूल के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट, क्योंकि 0.3 जाएगा ना हमारा, 3.583 हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, किलो जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये हमारा कितना हुआ, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है प्लस में 583। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो जाता है -31.4 प्लस 3.583। और अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -27.817। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए रिसेप्टर लिगेंड पेयर इज 0.25 into 10⁻⁻7 mole. The ligand was added to a solution of a receptor such that the receptor was 50% saturated at equilibrium. Assume that the receptor has one ligand binding site. The concentration of the free ligand at equilibrium in nanomole correct to the nearest integer should be. अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हुआ है कि यहाँ पे हमारा एक डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें गिवन है किसी रिसेप्टर लिगेंड पेयर के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो KD है वो हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0.25 into 10⁻⁻7 मोल। ठीक है, द लिगेंड वाज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द रिसेप्टर। यहाँ पे हमारे रिसेप्टर का कुछ एक सॉल्यूशन था जिसके अंदर हमने यहाँ पे लिगेंड को ऐड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, सच दैट द रिसेप्टर वाज 50% सैचुरेटेड एट इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारा रिसेप्टर है, जो भी जितने भी हमारे यहाँ पे रिसेप्टर थे उसके 50% हमारे यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो हमारे लिगेंड के साथ यहाँ पे बाइंड हो गए। ठीक है, assume that the receptor has one ligand binding site.
यहाँ पे मैं क्या है कि जो हमारा रिसेप्टर है उसके पास हमारी यहाँ पे एक लिगेंड बाइंडिंग साइट है, यानी कि एक रिसेप्टर के पास एक ही हमारा लिगेंड यहाँ पे बाइंड कर सकता है। हमें यहाँ पे बताना क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री लिगेंड एट इक्विलिब्रियम इन नैनोमोलर। यहाँ पे हमने क्या बताया था कि हमारे यहाँ पे लिगेंड हमारा क्या कर रहा है, रिसेप्टर के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड कर रहा है, और बाइंड कुछ इस तरीके से किया कि 50% रिसेप्टर हमारे यहाँ पे बाइंड हो गए लिगेंड के साथ। अब यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम के ऊपर है, यहाँ पे हमें बताना है कि कितना हमारा जो लिगेंड है अभी भी हमारे यहाँ पे फ्री लिगेंड की फॉर्म में यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगर हम प्रोसेस के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या था कि यहाँ पे हमारा रिसेप्टर्स थे, उसके साथ हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने लिगेंड यहाँ पे हमने बाइंड कर दिए। ठीक है, और ये हमने कुछ इस तरीके से बाइंड की है कि ये हमारे यहाँ पे 50% सेचुरेट होके यहाँ पे हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लिगेंड और रिसेप्टर फॉर्म में। ठीक है, ये हमारी कैसी होगी, यहाँ पे बाउंडेड फॉर्म है, और ये हमारी यहाँ पे कैसी है, अनबाउंडेड फॉर्म होगी। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर और लिगेंड है ये हमारे किस पे है, 50% सेचुरेशन। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे यहाँ पे रिसेप्टर थे, सपोज करके चलते हैं यहाँ पे हमारे 100 थे, उसमें से 50 हमारे यहाँ पे क्या हुए अभी तक, सिर्फ हमारे लिगेंड के साथ यहाँ पे बाइंड हो गए, 50% है। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो, जैसे कि सपोज करके चले कि टोटल हमारे यहाँ पे इनिशियली कितने थे, 50% थे, सॉरी 100% थे, तो 50% हमारे क्या हो गए, अब ये हमारे बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट हो गए, तो बचे हमारे कितने, ये हमारे 50% यहाँ पे बच गए। क्लियर है ना कि शुरू में हमारे यहाँ पे 100 थे, 50% हमारे यहाँ पे बाउंडेड फॉर्म में आ गए, 50% तो अभी भी हमारे अनबाउंडेड फॉर्म में है, और 50% को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.5। अगर हम यहाँ पे इसको परसेंट में ना लिख के सिंपली अगर हम यहाँ पे इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब फर्दर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे अनबाउंडेड फॉर्म है, ठीक है, ये हमारी जो अनबाउंडेड फॉर्म है उसकी जो हमारे यहाँ पे कंसेंट्रेशन होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे बाउंडेड फॉर्म में जो हमारे यहाँ पे कंसेंट्रेशन होगी। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे केडी था, केडी की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी थी, 0.25 इंटू 10⁻⁻⁷ मोलर। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था, ये हमारा यहाँ पे है रिसेप्टर कंसंट्रेशन, लिगेंड कंसंट्रेशन, और जो हमारी बाउंडेड यहाँ पे कंसंट्रेशन थी। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि जब हमारा यहाँ पे ये दोनों हमारे एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड हुए, ये हमारा बाउंडेड फॉर्म हो गया था, तो ये हमारे कितने थे, 0.5 थे, 50% थे, और रिसेप्टर भी हमारे कितने थे, 0.5 थे। ठीक है, यानी कि ये भी हमारे यहाँ पे कितना हो गया, ये हमारे यहाँ पे हो गया 0.5 हो गया, और ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 0.5 हो गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे से यहाँ पे कैंसिल आउट, तो जो हमारे लिगेंड होंगे, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन हमारी यहाँ पे कितनी हो जाती है, यही हमें यहाँ पे जो बतानी है। एज्यूम द रिसेप्टर हैज वन लिगेंड साइट, द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्री लिगेंड, जो हमारे यहाँ पे फ्री लिगेंड है, ये तो हमारे फ्री लिगेंड है ना, तो यहाँ पे हमें फ्री लिगेंड की यहाँ पे कंसंट्रेशन बतानी है इक्विलिब्रियम के ऊपर, जो कि हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0.25 इंटू 10⁻⁻⁷ मोलर। लेकिन हमें यहाँ पे ये किसके अंदर बतानी है, ये हमें बतानी है नैनोमोलर के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे मोलर को नैनोमोलर के अंदर कन्वर्ट करें तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मल्टीपल करना पड़ेगा किसके साथ, 10⁻⁹ के साथ। और अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीपल करके चलते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 10⁻², और ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, 25। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन was found at a substrate concentration of 0.5 into 10⁻⁻⁶ molar. This enzyme follow Michaelis-Menten kinetics. In the presence of a competitive inhibitor, the half maximum velocity was found at a substrate concentration of 1.5 into 10⁻⁻⁶ molar. Given that the enzyme inhibitor pair has a dissociation constant of 2 into 10⁻⁻⁷ molar, the concentration of the competitive inhibitor in micromole rounded off to 1 place of decimal was. अब यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा एक माइकलस मेंटन इक्वेशन को हमारा कुछ फॉलो कर रहा है, यहाँ पे एक हमारा कॉम्पिटिटिव इनिबिटर आ जाता है, सबस्ट्रेट आ जाएगा, तो उसके बेस पे यहाँ पे हमें बताना क्या है, यहाँ पे हमें जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है उसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे हमें बतानी है। ठीक है, यानी कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है इसकी कंसेंट्रेशन हमें माइक्रोमोल के अंदर यहाँ पे कैलकुलेट करके इनको देनी है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं आई, जो हमारी कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की कंसेंट्रेशन यहाँ पे होगी।
अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है स्टार्टिंग केस से, अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें कि जो हमारी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी है ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन वाज फाउंड एट ए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 10 raised to power -6 मोलर। और जो हमारी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी जो हमारे यहाँ पे ऑब्टेन होती है, जो हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर जो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका हाफ हमारा ऑब्टेन हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम क्या नाम देते हैं, माइकल्स मेंसन कांस्टेंट Km। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो Km है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.5। जो हमारा Km है वो हमारा कितना है 0.5 इंटू 10 raised to power -6 मोलर। ठीक है, दिस एंजाइम फॉलो द माइकल्स मेंटन काइनेटिक्स। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या बोल दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जो हमारा ये वाली जो वैल्यू आ रही थी ना Km की, वो हमारी जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थी जिसके ऊपर हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हमारा ऑब्टेन हो रहा था, वो तो हमारी कब थी, जब हमारे यहाँ पे इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं था, अब्सेंट था ये। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या आ गया, इनहिबिटर हमारा आ गया। तो जब हमारे यहाँ पे इनहिबिटर आएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर द हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी was found at a substrate concentration of 1.5 into 10 raised to power -6 मोलर। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है कोई इनहिबिटर आ गया जो कि हमारा क्या है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसके ऊपर हम वी मैक्स का हाफ हम यहाँ पे ऑब्टेन कर रहे थे, ठीक है, उस पॉइंट पे हम पहुंच रहे थे। तो पहले तो हमारा ये कितना था, ये हमारा था 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 मोलर। ये हमारी कंसंट्रेशन पे हम हाफ मैक्सिमम पे पहुंच रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे जब हमारा इनहिबिटर प्रेजेंट हो जाता है, ये जब आ जाएगा तो यहाँ पे हमारी जो कंसंट्रेशन होगी जिसपे हम हाफ मैक्सिमम का हाफ पहुंच जाएंगे, वो हमारी कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस टाइम पे जो हमारा Km आएगा, Km कब, जब हमारे यहाँ पे इनहिबिटर प्रेजेंट है, इसको हम यहाँ पे ऊपर आई कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हाफ जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी जिसपे हमारी हाफ मैक्सिमम पहुंच रही है, कब, जब हमारे यहाँ पे इनहिबिटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हमने कुछ इस फॉर्म में लिख दिया, इनहिबिटर के प्रेजेंस में जो हमारा Km है वो हमारा कितना है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 मोलर। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे हमें बताना क्या था, यहाँ पे हमें बताना था गिवन दैट द एंजाइम इनहिबिटर पेयर हैज ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 2 into 10 raised to power -7 मोलर। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो हमारा इनहिबिटर है वो हमारा जब एंजाइम के साथ जो हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो हमें यहाँ पे गिवन है, वो हमारा कितना है 2 into 10 raised to power -7 मोलर। ठीक है, ये किसका है, एंजाइम और इनहिबिटर का, जो हमारे यहाँ पे Kd होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे इस बेस पे यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो हमारा I होगा, यानी कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसकी कंसंट्रेशन हमें माइक्रोमोल के अंदर यहाँ पे बतानी है। ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा इनहिबिटर कांस्टेंट है उसके लिए जो हमारा कोई भी अगर फॉर्मूला हो सकता है, वो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, वो हमारा होता है अल्फा इज इक्वल टू 1 + I डिवाइडेड बाई KIM। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होगा, ये सॉरी यहाँ पे हमारा KIM नहीं, ये हमारे यहाँ पे आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है अगर हम यहाँ पे किसी भी इक्वेशन के अंदर हमें जो हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसकी कंसंट्रेशन अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट तो हमारे पास प्रोवाइडेड ही है, ठीक है, लेकिन अल्फा का हमें यहाँ पे नहीं पता, और यहाँ पे हमें इनहिबिटर कांस्टेंट जो हमारे यहाँ पे इनहिबिटर है उसकी कंसंट्रेशन तो हमें पे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक्चुअल में अल्फा हमारा क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे अल्फा को अगर यहाँ पे देखें, ये हमारे यहाँ पे है जो हमारा इनहिबिटर के प्रेजेंस में जो हमारा Km आया है, ठीक है, वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो हमारा होता है अल्फा Km के इक्वल। यानी कि ये तो हमारा कब था, जब हमारा इनहिबिटर यहाँ पे अब्सेंट था। ठीक है, और जब हमारे यहाँ पे इनहिबिटर प्रेजेंट हो गया, ठीक है, वो हमारा ये वाला Km हो गया। तो इसके लिए हमारी जो इक्वेशन रहेगी वो हमारी क्या होगी कि इनहिबिटर के प्रेजेंस में जो हमारा Km है वो हमारा किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू Km, जब हमारे यहाँ पे इनहिबिटर एब्सेंट था। तो यानी कि जो हमारा अल्फा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा इनहिबिटर के प्रेजेंस में जो हमारा Km है डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे इनहिबिटर की एब्सेंस में जो हमारे यहाँ पे Km होगा। ठीक है, तो जो हमारा इनहिबिटर के प्रेजेंस में जो हमारे यहाँ पे Km वैल्यू आ रही है वो हमारी कितनी है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, और जो हमारी इनहिबिटर की एब्सेंस में हमारी जो Km वैल्यू आ रही है वो हमारी कितनी है 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। ये हमारा कैंसल आउट, ये हमारे यहाँ पे 3 आ जाता है। तो जो हमारा अल्फा आया वो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ जाता है। क्लियर है इतना। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो गई, 3 हो गई। तो 3 हमारे यहाँ पे किसके इक्वल हो गया, 1 + I डिवाइडेड बाई KD। ठीक है,
तो ये हमारा दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाता है 2 इज इक्वल टू आई बाई के डी। तो अगर हम यहाँ पे आई की अगर हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इनहिबिटर की जो हमारी, ठीक है, उसकी कंसेंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी 2 इंटू के डी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें के डी के लिए, तो के डी की हमारी वैल्यू कितनी थी, 2 हमारा यहाँ पे हो गया, ये हमारा आई हो गया, ठीक है। तो के डी की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी थी, के डी की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे गिवन थी 2 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे 10⁻⁻7 हो गया। ये तो हमारा किसके अंदर है, मोलर के अंदर। और अगर हम यहाँ पे इसको माइक्रो मोल में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा 10⁻6 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया 4 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाता है 0.4। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे इनहिबिटर होगा उसकी कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पे कितनी आ जाती है 0.4, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 0.4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो कि आज का हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन होगा। ए 40 टाइम डाइल्यूटेड सैंपल ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए gave an absorbance at 260 नैनोमीटर ऑफ 0.01। यहाँ पे हमारी जो एब्जॉर्बेंस आ रही है वो हमारी कितनी है 0.01, ठीक है। ये हमारी किसकी है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बिफोर द डाइल्यूशन इन यूजी पर ग्राम माइक्रोग्राम पर ml वाज। यहाँ पे हमारा क्या था कि यहाँ पे हमारा कोई सिंगल स्ट्रैंड आरएनए था, इसकी कुछ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन थी, उसको हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट कितना किया हमने 40 टाइम्स, ठीक है। 40 टाइम्स जब हमने डाइल्यूट किया, तो उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी एब्जॉर्बेंस चेक की, और एब्जॉर्बेंस 260 नैनोमीटर के ऊपर हमारी कितनी आ रही है 0.01, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे इसके बेस पे हमें बताना क्या है, यहाँ पे हमें बताना है कि इसकी माइक्रोग्राम पर ml के अंदर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी जब हमारा इसको डाइल्यूट हमने नहीं किया था, इस टाइम पे बतानी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब हमने इसको डाइल्यूट कर दिया, तो जो हमारी एब्जॉर्बेंस यहाँ पे आ रही है वो हमारी कितनी है 0.01 आ रही है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हमारी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की एब्जॉर्बेंस हमारी आती है 1, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की पर्टिकुलर बात करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, इसका मतलब होगा कि हमारा 40 माइक्रोग्राम पर ml के अंदर हमारी कंसंट्रेशन में हमारा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट है। ये कब होगा, जब हमारी यहाँ पे एब्जॉर्बेंस कितनी हो 1 हो। लेकिन यहाँ पे हमारी एब्जॉर्बेंस आ कितनी रही है 0.01। तो अगर हमारी एब्जॉर्बेंस यहाँ पे 0.01 आ रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 100 के साथ डिवाइड। तो अगर यहाँ पे इसको 100 के साथ डिवाइड करके चले, तो ये हमारा कितना हो गया 0.4 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी कंसंट्रेशन हो जाएगी। लेकिन ये हमारी कंसंट्रेशन कब आई है, डाइल्यूटेड फॉर्म में, जब हमने इसको डाइल्यूट कर दिया था। लेकिन हमें यहाँ पे बताना किस में है, बिफोर डाइल्यूशन। तो बिफोर डाइल्यूशन क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कितना डाइल्यूट किया है 40 टाइम्स को डाइल्यूट किया है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी डाइल्यूशन से पहले वो क्या हो जाएगी, वो हमारी यहाँ पे जितनी भी हमारी डाइल्यूशन के बाद इसकी कंसंट्रेशन आ रही है, ये कितनी आ रही है 0.4 माइक्रोग्राम पर ml आ रही है, ठीक है। तो डाइल्यूशन से पहले क्या हो जाएगी, ये हमारी यहाँ पे हो जाएगी 40 टाइम्स। और अगर हम इसको यहाँ पे 40 टाइम्स करके चले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60 माइक्रोग्राम पर ml। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डाइल्यूशन से पहले जो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 16 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।